जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, आप लोग के लिए जो क्लास 10th का मैंने सेशन आप लोग का जो क्लास 10th का सेशन मैंने आप लोग का स्टार्ट किया 2023 से लेकर जो 24 में आप लोग का क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसके तैयारी के लिए। तो आज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या है कि क्लास 10th के जो भी आप लोग को पढ़ना है ना मैथ के सिलेबस में, उन सभी मैथ का सिलेबस को मैंने डील कर दिया था और हमने बताया था कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा और हम लोग कैसे 15 दिसंबर से पहले ही हम अपने क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला जो मैंने आप लोग को बताया था, तो इसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है, तो पहला उसमें जो हमारा टॉपिक था उसमें था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, तो वह है वास्तविक संख्या। और नंबर सिस्टम में हमें एक ही चैप्टर पढ़ना है जो है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों को पहले कुछ मालूम होना चाहिए कि संख्या के बारे में, कि संख्या होता क्या, तभी तो हम लोग जानेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता क्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि जो संख्या आप लोग जानते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यह संख्या क्या होता है, संख्या, तो संख्या क्या होता है, तो संख्या आप लोग क्या कहिएगा कि जिसे हम लोग काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं वही तो संख्या होता है। तो संख्या में भी वो क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि पहला जो आप लोग पढ़ते हुएगा वह प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये बार बार आप लोग पहले 9th 10th 8th 7 इन सभी में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, जैसे कि एक से काउंट करते 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे लगातार बढ़ते हैं, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये सब आप लोग बेसिक ही तो पढ़े ही होइएगा। उसके बाद दूसरा जो आप लोग पढ़ते हैं वह क्या पढ़ते हैं कि सम संख्या। क्या पढ़ते हैं, सम संख्या। मैं बेसिकली आप लोगों को क्या कि मतलब संख्या के बारे में बता रहा था, और जब मैं सारी संख्या को बता दूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता क्या। तो सम संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कि इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है वह इवन नंबर होता है। जैसे कि 2 है तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली एक मरतब कट जाएगा। 4 है तो 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मरतब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 6 को अगर हम लोग 2 से करेंगे तो ये भी 3 मरतब कंप्लीटली हो जाएगा। मतलब क्या है कि 2 4 6 8 10 ये सभी क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो जाएगा कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे लगातार वो सब क्या होता है, सम संख्या। इसी के बाद आप लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि विषम संख्या। बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। और ऑड नंबर क्या संख्या होता है, वह संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। जैसे कि 1/2, तो क्या 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। 3/2, तो 2 से काटेगा तो क्या गया कि 1.5 आएगा। क्या यह है कंप्लीटली, नहीं है। तो ये सब क्या होता है, ये होता है विषम संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 3 5 7 9 ये सभी क्या होता है, विषम संख्या होता है। चौथा नंबर जो आप लोग पढ़ते हैं बेसिक में वह क्या होता है कि पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो होल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, अगर आप लोग प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर पढ़े होइएगा ना, तो होल नंबर तो आप लोग को सिंपली याद समझ जाइएगा। जैसे कि काउंटिंग का जो नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जब पूर्ण संख्या के बारे में यानी कि होल नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें हम लोग जीरो को हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब कि 0 1 2 3 जो मतलब 0 से स्टार्ट होकर काउंटिंग होगा ना, वह क्या होता है कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होता है। तो आई होप कि आप लोग इससे पूर्ण संख्या को भी समझ चुके होंगे। और चौथा के बाद पांचवा जो आता है वो आप लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 या 7 आप लोगों को पढ़ना होता है। वो होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक संख्या जो होता है ना, पूर्णांक इंटीजर्स। इंग्लिश में आप लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर से क्या होता है कि इंटीजर्स आप लोग संख्या रेखा पर जब निरूपित कैसे किया जाता है, जैसे कि बीच में 0 होता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, और 0 से पीछे क्या आता है, तो -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है। ये आप लोग क्लास 6 में पढ़े हुएगा। तो जो माइनस से लेकर और प्लस तक का जो होता है ना संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। तो आप लोग ऐसे ही डॉट डॉट कर -4 -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2
2 3 डॉट डॉट ऐसे आप लोग हिंट में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या क्या होता है कि पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स होता है। उसके बाद 6 नंबर में जो आप लोग पढ़ते हैं वो होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है? तो इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग को सिंपल सा ध्यान देना क्या है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम लोग क्या है कि p बटा में q फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर क्या है, जहां पर जो q होना चाहिए ना, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वह संख्या, ध्यान से सुनिए आप लोग, वह संख्या जिसको हम लोग क्या है कि p बटा में q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, वह संख्या क्या होगा कि वह परिमेय संख्या होगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख दूं 3 बटा में 4 है। ये क्या है? 3 बटा में 4। तो p के जगह पर क्या आ गया? 3 आ गया, और q की जगह पर क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये p बटा में q फॉर्म में है, और यहाँ पर q की जगह पर 0 नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं 11 बटा में 15। तो यहाँ पर देखिए p के जगह पे क्या है? 11, और q के जगह पे क्या है? 15 है। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, क्योंकि p बटा q फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इतना आई होप कि आप लोग जो 6 संख्या मैंने आप लोगों को बताया है इसे आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसके बाद जो 2-3 और संख्या बचा उसे मैं फटाफट से बताते चलता हूँ। तो हम लोग 6 संख्या को जान चुके हैं। तो 7वें नंबर संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर जो संख्या आता है ना, तो 6 नंबर में क्या बताया था? परिमेय संख्या। तो अब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय 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 संख्या, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। तो आप लोग अब तो सिंपल बता सकते हैं क्या है कि परिमेय संख्या में क्या बताया था कि जो p बटा q फॉर्म में होता है, p बटा q फॉर्म में, वह रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा संख्या होगा? वह संख्या जिसे हम लोग p बटा q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसे p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते, में नहीं लिखते हैं या लिख सकते हैं, वह क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? तो आप लोग पाई याद रखिएगा। पाई हो जाएगा रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे कि √3, √5, √7, √11, √6, मतलब ऐसा कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है और रूट के अंदर हो, वह सभी संख्या क्या होता है? वह अपरिमेय संख्या होता है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या से आप लोग के हर एक बार क्लास 10th में ना कम से कम मैं बता रहा हूँ आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर का आता ही आता है। 2 नंबर तो कम से कम पूछा जाता है आप लोग को। सब्जेक्टिव जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं कि आप लोग बताइए कि यह परिमेय संख्या या परिमेय, उसमें सिद्ध करने वाला, या ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। और एक फैक्ट मैं आप लोगों को और बताते चलता हूँ, जैसे कि कोई भी अपरिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ पर √3 है, तो √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी अपरिमेय संख्या हो ना, अगर आप लोग अपरिमेय संख्या में जोड़िएगा या फिर घटाइएगा या फिर गुना करिएगा या फिर भाग करिएगा, किसी भी अपरिमेय संख्या में गुना करिए, जोड़िए, घटाइए, भाग करिए, वो हमेशा क्या रहता है? अपरिमेय संख्या रहता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में √3 आप लोग की अपरिमेय संख्या आप तो समझ चुके हैं। अगर √3 में अगर हम लोग 2 जोड़ देंगे तो अब इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। वो कहेंगे कि 2 तो क्या है? 2 तो एक परिमेय संख्या है और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये शायद परिमेय अपरिमेय वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर अपरिमेय संख्या में जुड़ेगा, घटाएगा, गुना होगा, भाग होगा, हमेशा अपरिमेय। तो ये अपरिमेय है और अपरिमेय में 2 जुड़ा है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इससे एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर जो है ना, वो होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या भी क्या होता है कि सिंपल संख्या। क्या है कि वह संख्या जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, वह क्या संख्या होता है? वह अपरिमेय संख्या यानी कि
प्राइम नंबर होता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि आप लोग 2 है तो 2 बताइए, 2 तो सिर्फ 2 ही से भाग होता है। अगर 2 को 2 से भाग करिएगा तो अभी क्या कटेगा, इक्वल टू, या 2 बटा में 1 करिएगा तो 2 क्या है, 1 से कट जाएगा। तो 2 1 से कट रहा है, मतलब कि यह सिर्फ 2 और 1 ही से कटेगा, बाकी 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। उसी प्रकार आप लोग 3 को देखेगा तो 3 क्या है कि सिर्फ 3 से ही कटेगा, या 3 जो है वह 1 ही से ही कटेगा, ये सिर्फ 3 या 1 से ही कटेगा। लेकिन अगर आप लोग 4 को, अगर मैं आप लोग को एग्जांपल में बताऊं यहाँ पर कि 4 है तो 4 क्या है, तो यह 4 से भी कट जाएगा, ये 4 बटा में 1 से भी कट जाएगा, 4 जो यह 2 से भी कट जाएगा। मतलब 2 से ज्यादा बार संख्या से कट रहा है तो 4 क्या अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है तो ये 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद डॉट डॉट में आप लोग चल जाइए तो 19। ऐसे कोई भी संख्या जो सिर्फ 1 से, ध्यान से, जो 1 से कटता है और खुद से कटता है वही क्या संख्या होता है कि अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर होता है। तो आई होप कि आप लोग सभी समझ चुके होंगे। तो उसके बाद 9 नंबर जो आप लोगों का संख्या आता है वह क्या आता है कि भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या आता है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सिंपल भाज्य संख्या कौन सा संख्या होगा, वह संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है वह क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि आप लोग 4 देखिए, तो 4 को मैंने बता ही दिया, ये 2 से कट जाएगा, या 4 से भी कट जाएगा, या 1 से भी कट जाएगा। 6 है तो 6 क्या है कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 6 को 3 से भी काट सकते हैं, 6 को 1 से भी काट सकते हैं, 6 को 6 से भी काट सकते हैं। तो ये सभी संख्या क्या है कि भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होता है। तो इसके बाद आप लोग को जो नेक्स्ट है, इसमें आप लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12, जो भी ऐसे मतलब जो करता हो। उसके बाद 10 नंबर जो संख्या आप लोग का आता है ना, वो आता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या को पहले इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, सअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सिंपल सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है, तो वह संख्या आप लोग 6, 7, 8 में भी आप लोग एचसीएफ निकालना सीखते होइएगा, सीखे भी है। तो वह संख्या याद रखिएगा जिसका एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आए ना, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा वही संख्या क्या होगा, वह सअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, ठीक है, कि वह संख्या कैसे होगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं 7 और 8 है, 7 और 8 है। ठीक है, तो 7 और 8 का अगर हम लोग क्या करिएगा कि अभाज्य संख्या निकलिएगा। ठीक है, तो अगर 7 को तोड़िएगा तो 7 तो कभी टूटेगा नहीं, तो ये होगा 7 गुने 1 हो जाएगा। 8 को अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। ये सिर्फ इतना ही मिलेगा। और हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, और 7 एकम 7 तो 7 है क्या। और आप लोग जानते हैं एचसीएफ में क्या होता है कि अगर 2 अगर हमें पेयर में मिलता है तो अभी वो क्या होता है कि हम लोगों को एचसीएफ में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पेयर में कोई मिल रहा है, नहीं मिला, सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका एचसीएफ आप लोगों को कितना मिल जाएगा, एचसीएफ वह 1 मिल जाएगा। तो इसका एचसीएफ यानी कि क्या है कि मौसा अगर 1 मिल गया तो वह क्या हो गया, वह सअभाज्य संख्या हो गया। तो आई होप कि आप सभी संख्या को, जो 200 संख्या मैंने बताया है, आप इन 200 संख्या को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब मैं आप लोगों को जो असली आप लोगों को पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर को बता देता हूं कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसे सबसे पहले मिटा देता हूं। तो जो 200 संख्या आप लोग पढ़े हैं ना, तो अगर आप उन सभी संख्या को याद रखिएगा ना तो यह वास्तविक संख्या समझना बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या का एक बेसिक डिफिनेशन बता देता हूं कि वह संख्या जिसका आप लोग वर्ग करिएगा ना, वर्ग, तो वह कभी नेगेटिव नहीं आए। जैसे कि 2 है तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितनी मिल जाएगा, 4, तो 2 क्या हो गया, 2 एक वास्तविक संख्या हो गया। रूट अंडर 3, तो रूट अंडर यहाँ पर सपोज की 4 है तो 4 क्या है, तो 4 एक रूट अंडर 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर आप लोग इसका स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर,
तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और 4 क्या है, तो 4 आप लोग कहिएगा कि यह भी एक संख्या है, मतलब कि यह प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ऊपर से आप लोग सम संख्या कह सकते हैं, तो यह सभी कहती है वास्तविक संख्या। यहाँ पर देखिए नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो ऐसा संख्या जिसका स्क्वायर करने पर अगर हमको क्या है कि नेगेटिव नहीं मिले, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव मिले, तो वही संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, इसको मैं आप लोग को डायग्राम सेट के थ्रू के बताता है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक, जो पूरा प्राकृत संख्या आता है ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आप लोग को बता दो कि जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद जो आप लोग का अभाज्य है, सहभाज्य है, वह सभी संख्या के ग्रुप जो होता है ना, ठीक है, वह सभी संख्या का जो ग्रुप होता है वही क्या होता है कि वही वास्तविक संख्या क्या होता है, क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो सिंपल सा, अगर कोई भी संख्या रहे तो उतना अगर आप लोग इतने नहीं सोच सकते तो सिर्फ क्या करिएगा, उस संख्या को लीजिएगा और उसका आप लोग क्या कर दीजिएगा कि बक्सा में बंद कर स्क्वायर कर दीजिएगा। और स्क्वायर करने के बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव मिला, मतलब कि धनात्मक संख्या मिला, तो वह संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे कि -1 है तो -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही मिल जाएगा, तो यह भी क्या है, यह भी एक क्या है, यह वास्तविक संख्या है। तो कोई भी संख्या मिले सबसे पहले उसका आप लोग स्क्वायर करिए, और स्क्वायर करने पर अगर आप लोगों को वह पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मिल रहा है, मतलब कि वह क्या है, वह आप लोग का वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता क्या है। तो वास्तविक संख्या में जो आप पहला जो आप लोग को टॉपिक पढ़ा जो है ना पढ़ना, वो पढ़ना है आप लोग को यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का क्या पढ़ना है आप लोग को, भाग लेमा। जो पहला चीज आप लोग को पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा पढ़ना है आप लोगों को। पहला क्या पढ़ना है, यूक्लिड का भाग लेमा। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं, सिंपल। ये तो आप लोग क्या है कि जब से आप लोग भाग सीख रहे हैं ना, उसी समय से इसे पढ़ रहे, बस इसे आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। जैसे कि आप लोग जो भाग करते हैं, जैसे कि मैं एक भाग करके बताता हूँ, जैसे कि यह 15 है, अगर हम लोग को 15 को 2 से भाग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 15 को बीच में रखते हैं और यहाँ पर 2 रखते हैं, और 2 से 15 को भाग करेगा तो 7 मरते जाएगा तो 14, और शेषफल यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो 1 मिल जाएगा। और हम लोग जब से भाग करना सीखते हैं उस समय से हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ भाजक होता है, जो इस तरफ संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाजक कहते हैं। जो बीच में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य। और जो इस तरफ जो हमें मिलता है उसे कहते हैं भागफल। उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो नीचे हम लोग को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। और भाजक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कि डिवाइजर। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं ए से। इसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जो इधर वाला होता है भागफल, भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वोशेंट। क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वोशेंट। ठीक है, क्वोशेंट। और इसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। जो यहाँ पर शेषफल होता है, शेषफल का इंग्लिश क्या आता है कि रिमाइंडर। शेषफल का इंग्लिश आप लोग तो जानते ही होगा कि रिमाइंडर होता है, तो आर से शुरू होता है ना, तीसरी से आर से डिनोट करते हैं। और जो बीच में यहाँ पर भाज्य होता है ना, इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं डिवाइडेंट। क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं। तो सिंपल सा यही जो यहाँ पर क्या हो गया कि यह बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको बी से करते हैं, इसको ए से करते हैं, इसको क्यू से और इसको आर से करते हैं। ठीक है, इधर आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसी का क्या है कि यूक्लिड का जो भाग लेमा है ना, वह सिंपल सा क्या कहता है कि जो यह बीच वाला ए है ना, तो ए क्या होगा कि इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर का। मतलब ये वाला बी और ये दोनों का गुना करके और जो ये शेषफल है ना, इसको जोड़िएगा तो यह बीच वाला मिल जाएगा। यही यूक्लिड का क्या होता है ना, यह वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यही क्या होता है कि यही यूक्लिड का भाग लेमा होता है। तो यही सिंपल सा आप लोग को जो भाग आप लोग शुरू से पढ़ते हैं ना, उसी को बस यहाँ पर बना दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, यूक्लिड का भाग लेमा हो गया। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसको प्रूव करके बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान आप लोग कहिएगा कि 15 है, तो ए इक्वल टू पहले क्या हो गया कि 15 हो गया। बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पर कितना है 2, क्योंकि 2 से हम लोग भाग कर रहे हैं, तो बी का मान कितना हो गया 2 हो गया।
क्यू का मान कितना आया है, क्यू का मान 7 आया है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। आर यानी कि रिमाइंडर कितना आया है 1 आया है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो ना गया। तो आप लोग क्या करें कि इसमें पुट करिए, तो ए का मान 15 है, तो 15 का 15 हो जाएगा इक्वल टू बी का मान कितना है, बी का मान है 2, तो 2 हो गया गुने क्यू का मान कितना है 7, तो 7 हो गया प्लस में, और आर का मान कितना है 1, तो 1 हो गया। तो 15 इक्वल टू 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो ये होगा 14 प्लस 1 और 15 इक्वल टू 14 एक मिलकर कितना हो गया 15, तो 15 इक्वल टू 15 आना गया। तो बस यही सा जो सिंपल आप लोग पढ़ते हैं ना, जो बस इतना आप लोग को याद रखें, जो जिससे हम लोग भाग करते हैं वह क्या होता है भाजक होता है, जिसको भाग करते वह होता है भाज्य, जो यहाँ पर हम लोग भाग करने के बाद मिलता है वह होता है भागफल, और जो शेषफल बचता है उसे वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं। तो बस इसी को यहाँ पर बना दिया गया है। तो यही क्या हो गया कि यूक्लिड का भाग लेमा हो गया। तो इसी पर जो आप लोग का एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज आप लोग का 1 है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जितना मैंने संख्या 10 संख्या उसके बाद जो मैंने ये समझाया है ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इतना आप लोग समझ चुके, तो इसमें क्या है कि एक चीज मुझसे स्किप हो गया है, वह क्या है कि जो यहाँ पर आर आप लोग को रिमाइंडर मिलता है ना, तो आर आप लोग आर का कंडीशन आप लोग याद रखिएगा कि आर जो है ना वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या है कि वह छोटा किससे होगा, तो वह बी से छोटा होगा। तो यहाँ पर यह बी है ना भाजक, वह बी से हमेशा क्या होगा कि छोटा होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो रिमाइंडर आर मिला है वो आर क्या है, ये तो आर क्या है कि 0 से बड़ा है, 1 है तो 1 0 से बड़ा ही होता है, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है 2, तो ये 2 से छोटा है। तो इस प्रकार से इसे इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि जो आर का मान आना चाहिए ना वो क्या है कि 0 से 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, और बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का क्या है कि यूक्लिड का भाग लेमा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो इसी पर जो यह है ना, इसी पर आप लोगों को जो आप लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं ना, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभी आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो आगे पढ़ना ही है इसी चैप्टर में, लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को इस यूक्लिड का भाग विभाजन पर, इस पर भाग लेवा पर, इसी पर आप लोगों को क्या है कि एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो उसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर इसमें जो है ना वो अगला क्या है आप लोगों को दिया हुआ कि यूक्लिड, यूक्लिड यहाँ पर है यूक्लिड, यूक्लिड 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 विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है ना वो इसी पर है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप लोग भाग जो एचसीएफ आप लोग निकालना सीखते हैं, तो क्लास 6 अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 6 में आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ा तो आभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं, कि उसके आभाज्य गुणनखंड द्वारा उसमें निकालते, उसमें क्या है कि सभी संख्या को तोड़ देते हैं आभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद, और पेयर बनाने के बाद एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ क्या करते हैं उसमें आप लोग याद हो तो कैसे कि 2 से और 15 का निकालना है, तो 2 से 7 7 जो 14, यहाँ पर 1 मिला तो 1 ऐसे कर देते हैं, और जो 2 है तो 2 को हम लोग यहाँ ले आते हैं, 2 से काट देते हैं तो 2 कट गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो यह है ना, तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे आप लोग को अब क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्या है निकालना, निकालना। तो इस प्रकार से क्या है कि एचसीएफ निकालना है आप लोगों को इस पर है। तो इस पर मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या है कि 2-3 क्या है कि आप लोगों को एग्जांपल में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास बुक है तो उसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग का एनसीईआरटी का बुक है ना, तो एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों को जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल जो यहाँ पर है आप लोगों को देख कर बताता हूँ। पहला जो ना इसमें बहुत बड़े बड़े, तो मैं क्या है कि सिंपल से आप लोगों को कोई एक बता दो, जैसे कि आप लोग ले लीजिए 32 और 17 ले लीजिए, क्या है कि 32 और 17। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ना आप लोग को देखना होगा कि 32 और 17 तो इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में है, ठीक है। तो 32 और 17 में दोनों में बड़ा कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि जो 32 है वो क्या है ग्रेटर देन है 17 से, तो ग्रेटर देन 17 है ना, तो इस पर बस आप लोग को इस पर फॉर्मूला पर पुट करना है। तो ए का मान कितना हो गया 32, क्योंकि जो छोटा रहता है छोटे से ही तो हम लोग किसी भी संख्या को भाग करते हैं, तो ए का मान 32 हो गया। तो यहाँ
पुट करिएगा इस वाले फॉर्मूले पर तो इक्वल टू 32 हो गया। बी का मान है तो बी का मान हो गया 17 और क्यू। अब बताइए कि 17 को कितना से गुना करें कि हम लोग इसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो 17 गुने 2 करिएगा, 17 आप लोग क्या करें कि 32 को भाग करें, ठीक है, ऐसे कर आप लोग चेक कर सकते। तो 17 को 32 से भाग करेगा तो एक मरतबा 17 जाएगा और यहाँ पर कितना मिल जाएगा तो 15 मिल जाएगा। 15 मिल गया तो यहाँ पर क्या करें कि क्यू की जगह पर कितना आया 1, तो 1 आया प्लस और आर का मान कितना आया, जो यहाँ पर आर है तो आर का मान कितना आया 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे कि अब इतना पर यहाँ पर 0 नहीं आया तो अभी जो 17 है 17 को यहाँ लाएंगे तो 17 इक्वल टू हो जाएगा और 15 रिमाइंडर को हम लोग यहाँ ले आएंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग कि 15 को हम लोग 17 से भाग करेंगे, ठीक है, 17 को भाग करेंगे तो 15 से भाग करेंगे 17 को तो एक मरतबा 15 कटेगा, फिर मिल जाएगा कितना 2 मिल जाएगा। तो 15 गुने 1 हो जाएगा प्लस और शेषफल कितना है 2, तो यहाँ पर शेषफल हो जाएगा 2 और फिर से अब लोग करेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं तो 15 यहाँ चलेगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और 2 से अब हम लोग को 15 को भाग करना है तो 2 से अगर हम लोग 15 को भाग करिएगा तो कितने 7 दूना 14 मरतबा कट जाएगा और फिर शेषफल कितना मिल जाएगा 1 आ जाएगा। तो फिर से करिए तो 2 गुने 7 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इतना हो गया। और फिर देखिए यहाँ पर जब तक रिमाइंडर आप लोग को 0 नहीं मिला ना कंटिन्यू ऐसा प्रोसेस करते जाना है। और फिर क्या है कि 2 यहाँ पर चलेगा इक्वल टू अब 1 यहाँ जाए तो 1 से 2 भाग करिएगा, 1 से 2 भाग करिएगा तो 2 मरतबा कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस हो जाएगा 0। अब इतना मिल गया आप लोग को। तो यहाँ पर जब यहाँ पर जो बी रहता है ना बी, जो बी यहाँ पर रहता है वही बी क्या हो जाता है कि आप लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कितना प्राप्त होता है, एचसीएफ 1 प्राप्त होता है। तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया ना कि भाग वाला तो बस भागी है, सिंपल आप लोग याद रखिए कि यह भागी है, लेकिन भागी के जो भाग का है ना तो भाग का इस स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया और इसी पर आप लोग को अब एचसीएफ निकालना है। तो इस प्रकार से आप लोग का एचसीएफ कितना मिल गया तो 1 मिल गया। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को क्या है कि संख्या जो 1 से लेकर 10 तक मतलब कि संख्या का टाइप होता है तो सभी संख्या को बता दिया। उसके बाद आप लोग को बताया कि यूक्लिड का भागलेमा जो यह होता है और इसी यूक्लिड के भागलेमा से जो आप लोगों का होता है ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ निकालना भी सिखा दिया। तो इसके अगले वीडियो में मैं क्या हूँ कि आप लोग को जो एक्सरसाइज नंबर 1 है ना एक्सरसाइज नंबर 1 तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि 2024 के लिए जो एग्जाम है ना उसके लिए तैयारी स्टार्ट हो चुका है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।